सभी कोरोना वायरस से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, बट आज मैं जिस वायरस के बारे में बताने जा रही हूँ वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ 2013 में रिलीज साउथ कोरियन मूवी की, जिसमें बर्ड फ्लू का आउटब्रेक दिखाया गया है। इस मूवी से मैं इसलिए भी इम्प्रेस हूँ क्योंकि इसमें दिखाए गए हादसे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम एंड रियलिस्टिक हैं, जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ बहुत अच्छे से मैच करते हैं और आप भी इसे हमारी प्रेजेंट सिचुएशन यानी कि कोरोना सिचुएशन के साथ मैच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मूवी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हांगकांग बॉर्डर से कुछ इलीगल माइग्रेंट्स को एक कंटेनर में डाल के साउथ कोरिया के लिए रवाना किया जाता है। वो कंटेनर कुछ दिन में साउथ कोरिया के बुदांग के शहर में पहुंच जाता है। वहां से इसकी डिलीवरी की ड्यूटी दो भाइयों की होती है, जिनका नाम जो बिदांग की और जो बिदांग ऊ था। वो जैसे ही कंटेनर को ओपन करते हैं, आप सोच नहीं सकते कि वो क्या देखते हैं। वो बहुत शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस कंटेनर में सभी लोग मर चुके थे। ऐसा देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं, अपना फ़ोन निकालते हैं और उसकी वीडियो बनाते हैं ताकि वो अपने बॉस को दिखा सके। वीडियो बनाने के बाद जब दोनों भाई वहाँ से जा रहे होते हैं तो कंटेनर में एक जिंदा इंसान बियांग ऊ का पैर पकड़ लेता है, जो कि एक अकेला सर्वाइवर था और उसका नाम था मॉनसाई। फिर वो कंटेनर को बंद करके मॉनसाई को साथ लेकर आगे जाने लगते हैं। इतने में ही बियांग ऊ बीमार हो जाता है और खून की उल्टियाँ करने लगता है। फिर उसका भाई उसे लेकर क्लिनिक जाता है। इस चक्कर में वो मॉनसाई पर ध्यान ही नहीं दे पाते और जिसका पूरा फ़ायदा उठाकर मॉनसाई वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर किम, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है। तभी रेस्क्यू टीम का एक मेंबर जीगू आकर उसकी जान बचाता है और जीगू को किम से फर्स्ट साइड लव यानी कि पहली नज़र का प्यार हो जाता है। लेकिन डॉक्टर किम अपने एक एटीट्यूड के साथ वहाँ से निकल जाती है। फिर उसे याद आता है कि एक्सीडेंट के टाइम उसका बैग खो गया था, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट डेटा था, क्योंकि किम एक डॉक्टर थी और उसके लिए वो डेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। फिर वो जीगू को कॉल करती है और अपना बैग लाने के लिए कहती है। वो बेचारा जीगू अगले दिन अपने दोस्त के साथ उसका बैग निकालने के लिए जाता है। उसी टाइम किम के बैग में उसका फ़ोन बजने लगता है और जीगू गलती से फ़ोन उठा लेता है। ये फ़ोन दरअसल किम की छोटी बेटी मीरू का था। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। किम शादीशुदा थी, उसके पति उसे काफ़ी साल पहले छोड़कर जा चुके थे। यहाँ जीगू के पास किम का एड्रेस एंड फ़ोन नंबर कुछ भी नहीं था, इसलिए वो बैग लेता है और किम की बेटी मीरू से मिलने के लिए चला जाता है। किम की बेटी काफ़ी क्यूट एंड स्मार्ट थी। वो किम का बैग उसकी बेटी को दे देता है। शाम को किम जब घर आती है तो मीरू उसे बैग देती है और बोलती है ये उसे जीगू नाम के एक आदमी ने दिया। तो किम इम्प्रेस हो जाती है कि जीगू ने अपनी जान पे खेलकर उसका बैग वापस किया। ये लोग डिनर करने ही वाले होते हैं कि किम को हॉस्पिटल से कॉल आता है। किम जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो पेशेंट बियांग ऊ ही था, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बियांग ऊ के सम्मान में उन्हें उसका फ़ोन मिलता है और सभी डॉक्टर कंटेनर वाली वीडियो देखते हैं जिसमें सभी लोग मरे हुए होते हैं। वो अनुमान लगाते हैं कि बियांग ऊ को शायद बर्ड फ्लू हुआ है, जो कुछ टाइम पहले चाइना के लोगों को भी हुआ था। डॉक्टर्स बियांग ऊ के भाई बियांग की से कंटेनर की लोकेशन पूछते हैं, पर वो बियांग ऊ को देखने के लिए बहुत जिद करता है और तोड़फोड़ मारपीट करने लग जाता है। डॉक्टर के लाख मना करने पर भी वो अपने भाई को छू लेता है, जो कि उस टाइम मर चुका था। दरअसल बियांग ऊ इन्फेक्टेड था और उसका भाई बियांग की भी उसे छूकर इन्फेक्टेड हो जाता है और डॉक्टर को भी छू लेता है, जिससे काफ़ी सारे डॉक्टर वहाँ पे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मॉनसाई एक बिल्डिंग की पार्किंग में छुपा हुआ था और किम भी उसी बिल्डिंग में रहती थी। उसी टाइम किम की क्यूट सी छोटी सी मीरू बिल्ली को खाना देने के लिए नीचे आती है। वो बिल्ली के पीछे भाग रही होती है कि एक कार के से टकराने वाली होती है। तभी मॉनसाई उसे बचा लेता है। मतलब
कि मॉन्जाई मीरू को टच कर लेता है। एक्चुअली मॉन्जाई बहुत ज़्यादा भूखा था तो मीरू उसे बिल्ली का खाना ऑफर करती है। मीरू मॉन्जाई की हेल्प के लिए रेस्क्यू अंकल को बुलाती है, बट तब तक मॉन्जाई वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर की टीम पता लगाती है कि ये वायरस उनके शहर में आया कहाँ से। दोस्तों, ये वायरस इतना ज़्यादा रैपिड था, 36 घंटे में पेशेंट की मौत हो जाती थी। डॉक्टर्स का मानना था कि वायरस उस कंटेनर से ही आया है। फटाफट वो कंटेनर को ढूंढ निकालते हैं और भीतर का दृश्य देखकर उन्हें झरनम की याद आ जाती है। आप सोच नहीं सकते कि उसके अंदर वो क्या देखते हैं। एक्चुअली उस कंटेनर में बहुत सारे चूहे निकलते हैं जो लाशों को खा रहे थे। चूहे भी इन्फेक्टेड थे और लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए उन्हें मजबूरन कंटेनर को आग लगानी पड़ती है जिससे ये वायरस बाहर ना जाए। नेक्स्ट डे और भी ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड पाए जाते हैं। हर जगह लोगों की मौत हो रही थी। ऑन स्कूल, रोड, मॉल्स, होटल्स, हर जगह लाशें ही लाशें। एट लास्ट कोरियन गवर्नमेंट पूरे देश में लॉकडाउन प्रोसेस को जारी कर देती है और इसी कश्मकश में लोग पैनिक करने लग जाते हैं, यहाँ से वहाँ भागने लग जाते हैं, जिससे वायरस और भी ज़्यादा फैल जाता है और बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन एंड डॉक्टर की टीम प्रेसिडेंट की ऑफिस में एक मीटिंग को अरेंज करती है और उनको सारी हकीकत से रूबरू कराती है। बुदांग शहर के मेयर कहते हैं सारे लोगों को इकट्ठा करो और उन्हें एक कैंप में डाल दो ताकि कोई शहर से बाहर ना जा सके और वायरस ना फैले। बट ये सुनते ही सीनियर डॉक्टर कहते हैं अगर ऐसा किया तो जिन लोगों को वायरस इन्फेक्शन नहीं है वो भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। बट उनकी बात को अनसुना करके मेयर की बात को ही फॉलो किया जाता है और अनाउंसमेंट करते हैं कि बुदांग शहर को आइसोलेट किया जाएगा। इस खबर को सुनते ही भगदड़ मच जाती है, लोग पैनिक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीगू किम की बेटी को लेकर मॉल जाता है जो मॉन्साई की वजह से काफ़ी परेशान थी क्योंकि मॉन्साई वहाँ से भाग गया था। वो मॉल में स्नैक्स खा रहे होते हैं कि मीरू की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। जीगू उसे वहीं बेंच पे लिटा देता है और नोटिस करता है कि एक लेडी एक्सीलेटर से गिरने वाली है तो जीगू उसे बचाने के लिए भागता है। इस चक्कर में मीरू कहीं गुम हो जाती है। फिर जीगू जल्दी से किम को कॉल करता है और उसे मॉल में बुलाता है। दोनों मिलकर मीरू को ढूंढ लेते हैं और मीरू मिल जाती है। बट उनके बाहर निकलने से पहले ही गवर्नमेंट वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए मॉल को सील करवा देती है। जैसे तैसे करके वो तीनों बाहर निकल जाते हैं। एज अ डॉक्टर किम के पास बुदांग छोड़कर जाने की परमिशन होती है एंड अभी वो लोग लास्ट फ्लाइट बोर्ड भी कर सकते थे, बट जीगू जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे वहाँ पे रुक के लोगों की मदद करनी थी। तो वो फ्लाइट के लिए मीरू को लेकर रवाना हो जाती है। बट किम फ्लाइट बोर्ड नहीं कर पाती क्योंकि मीरू खांस रही थी। सिक्योरिटी उसे अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं देती है। सिक्योरिटी किम और मीरू को गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन कैंप में भेज देती है जहां सभी लोगों को लाया जा रहा था और उनकी जांच करके इन्फेक्टेड एंड नॉन इन्फेक्टेड लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा था। तभी डॉक्टर किम नोटिस करती है कि मीरू के कान के पास रेड मार्क्स आ गए हैं। अपनी बेटी को बचाने के लिए किम सभी को चकमा देकर मीरू को स्कैन मशीन से बाहर निकाल देती है ताकि वो डिटेक्ट ना हो पाए, क्योंकि अगर यहाँ के लोगों को पता चल गया कि मीरू इन्फेक्टेड है तो वो उसे भी आइसोलेट जोन में डाल देंगे और कोई भी नहीं जानता कि उसके बाद उसके साथ वहाँ पे क्या होगा। जब जीगू उन दोनों से मिलने जाता है तो किम उससे बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जीगू भी इन्फेक्टेड हो जाए। दोस्तों, डॉक्टर का मानना था कि जो आदमी कंटेनर में सरवाइव कर गया था यानी कि मॉन्जाई, उसी के ब्लड में वायरस का क्योर हो सकता है क्योंकि एक वही था जो इतने लोगों में से बच गया था। वहीं जीगू को पता चलता है कि मीरू भी इन्फेक्टेड है। वो किम को ये बात छुपाने से मना करता है और कहता है कि उसे लोगों को बता देना चाहिए। फिर किम कहती है कि इस बीमारी का क्योर उनके पास नहीं है। मीरू इन्फेक्टेड है ये बात अगर उन्हें पता चल गई तो वो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। ऐसा कह के वो खुद को दोष देती है, रोने लगती है और कहती है कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। वहीं दूसरी तरफ आर्मी ऑफिसर्स को मॉन्जाई मिल जाता है और डॉक्टर
उसके ब्लड को टेस्ट करने ले जाते हैं और डॉक्टर किम को भी बुलाते हैं। तो किम फ़ौरन ही मीरू को लेने जाती है जहां मिलिट्री आ जाती है और वो मीरू को ही ढूंढ रहे थे क्योंकि उसकी आईडी नंबर इन्फेक्टेड वाली थी। यह देखकर जीगू मीरू की आईडी अपनी आईडी से एक्सचेंज कर लेता है और खुद उनके साथ चला जाता है, पर जीगू का दोस्त जाकर उसकी असली रिपोर्ट लाता है जिसमें साफ मेंशन था कि जीगू इन्फेक्टेड ही नहीं है। ऑफिसर्स को दिखाता है और उसे इन्फेक्टेड जोन से बाहर निकाल लेता है। यहाँ किम मीरू में साई के ब्लड से बने एंटीडोट को इंजेक्ट कर देती है। सभी डॉक्टर उसे रोकते हैं और एक्यूज करते हैं कि उसने मीरू के इन्फेक्टेड होने वाली बात सबसे क्यों छुपाई। मीरू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी दोस्तों, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। सिक्योरिटी ऑफिसर्स उसे डेड समझकर लाशों के बीच टालने के लिए ले जाते हैं, जो कि एक अलग ही अंडरजोन एरिया था। जीगू देख लेता है कि वो मीरू को लेकर जा रहे हैं। वो उनका पीछा करने लग जाता है। वहाँ लाशों को प्लास्टिक में रैप करके बाहर फेंका जा रहा था। अब तक का सबसे दिल दहलाने वाला दृश्य यहाँ हमने देखा। दोस्तों, आप यकीन नहीं कर सकते, जिसे देख के मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। एक्चुअली यहाँ पे कूड़ेदान जैसा बहुत बड़ा मैदान था और लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। उन लाशों को जलाया जा रहा था। वहीं वो लोग मीरू को भी डेथ समझकर डाल देते हैं, जबकि वो जिंदा थी, बस बेहोश हुई थी। जी हाँ, आप बहुत सही समझ रहे हैं, आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। जो भी इंसान 24 घंटे से ज़्यादा इन्फेक्टेड होता था, ये लोग उसे सीधा प्लास्टिक में बंद करके इस गड्ढे में डाल रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग ज़िंदा नहीं बचने वाले। यार, ये लोग समझ ही नहीं रहे थे कि मॉन्जाई जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो रिकवर कर रहे हों, बट गवर्नमेंट उन्हें मौका ही नहीं दे रही थी। एक्चुअली गवर्नमेंट तो डॉक्टर्स की बात भी नहीं मान रही थी, तो फिर इनकी क्या सुनती। आखिर में लोगों को जलाया ही जा रहा था। मैं ये दृश्य देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। चलो कोई बात नहीं। सो नाउ कम बैक टू मूवी। ये नज़ारा देखकर जीगू के होश भी उड़ जाते हैं, बट फिर भी वो गड्ढे में उतरता है क्योंकि उसे आखिरकार मीरू की जान बचानी थी। वो मीरू को बचाकर बाहर ले आता है। वहीं एक आदमी झूठी अफवाह फैला देता है कि गवर्नमेंट सारे इन्फेक्टेड लोगों को मार रही है। फिर भगदड़ मच जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मॉन्जाई को लेकर जाने की कोशिश करते हैं, बट इन्फेक्टेड लोगों में जू बियांकी भी था, जो चाकू से मॉन्जाई को मार देता है और अपने भाई की मौत का बदला ले लेता है। डॉक्टर मॉन्जाई को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, बट खून ज़्यादा बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और एंटीडोट बनाने की उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। भगदड़ दंगा मच जाता है कि सभी लोग बाहर भागने लग जाते हैं। आर्मी उन्हें रोकती है। प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं हालत अभी बहुत ख़राब है, कंट्रोल में नहीं है, वे लोग कभी बाहर नहीं जा सकते हैं, जिसे सुनकर लोग भड़क जाते हैं और मिलिट्री को मारने लग जाते हैं। फिर WHO ऑफिसर लियो एयर स्ट्राइक का आदेश देते हैं। वैसे भी उन्हें लोगों की जान की कोई परवाह नहीं थी, उसे बस यही था कि बीमारी शहर से बाहर ना जाए, चाहे लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए। फिर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट गुस्से में आकर कहते हैं, अगर तुम्हारे जेट ने मेरे नागरिकों को हाथ भी लगाया तो मैं अपनी आर्मी द्वारा शूट कर दूंगा। प्रेसिडेंट को अपने नागरिकों के लिए इतने गुस्से में देखकर लियो अपने ऑर्डर्स वापस ले लेता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जीगू डॉक्टर किम को फ़ोन करके बताता है मीरू बिल्कुल ठीक है और रिकवर कर रही है। वो हाईवे तक पहुंच जाते हैं, बट इतनी भीड़ भाड़ में मीरू फिर सिक हो जाती है। उधर कुछ इन्फेक्टेड लोगों को पता चलता है कि मीरू के ब्लड में वायरस का एंटीडोट है, तो वो उसे मारकर उसका ब्लड लेना चाहते थे, पर जीगू और उसका दोस्त मीरू को ढूंढ लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। डॉक्टर किम इस बार डायरेक्टली प्रेसिडेंट से बात करती है और मीरू के रिकवरी के बारे में बताती है, और वो इस बार 100% श्योर थी कि मीरू के ब्लड से एंटीडोट बन सकती है, जिसे सुनकर प्रेसिडेंट को भी होप मिलती है। उधर इंजेक्टेड लोग सड़क पर वायलेंट हो रहे थे, जहां सोल्जर्स उन्हें वार्न करते हैं कि कोई भी अगर क्वारंटाइन बॉर्डर पार करने की कोशिश करेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। इसी बीच डॉक्टर किम क्वारंटाइन लाइन पार करके अपनी बेटी के पास जाने की कोशिश करती है, तो कुछ सोल्जर्स उसे शूट कर देते हैं, जिसे देखकर मीरू रोने लगती है और अपनी माँ को बचाने की पूरी कोशिश करती है।
और सबसे रिक्वेस्ट करती है कि वो शूट ना करें। बट डॉक्टर किम के कंधे पे गोली लग जाती है और वो गिर जाती है। तभी प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं कि एंटीडोट मिल चुका है और बहुत ही जल्दी बन भी जाएगा, जिसे सुनकर सब शांत हो जाते हैं और सोल्जर्स भी शूट करना बंद कर देते हैं। मीरू को रिसर्च के लिए लेकर जाया जाता है ताकि एंटीडोट बना सकें और लोगों को भी कैंप में शांति से रहने के लिए रिक्वेस्ट की गई। फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि सिचुएशन ठीक हो जाती है। एंड आई होप कि आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे ये वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। दोस्तों, आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़।